नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी लाइव कॉलर शो में, जहां हम आपके तमाम कमोडिटी से जुड़े हुए सवालों के जवाब देते हैं। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ है ट्रस्ट लाइन से राजीव कपूर और ग्लोब कैपिटल के हिमांशु गुप्ता। आप दोनों ही मेहमानों का स्वागत है। और साथ ही आगे हम गोल्ड डिमांड पर बात करेंगे और उस पर बात करने के लिए हमारे साथ होंगे WGC इंडिया के MD सोम सुंदरम PR साहब भी। लेकिन गोल्ड डिमांड की बात करने से पहले क्रूड पर अपडेट ले लेते हैं, क्योंकि क्रूड में जिस तरह की गिरावट बढ़ी है, अभी देखिए ब्रेंट क्रूड अब $38 के भी नीचे आ गया है। MCX क्रूड पे भाव देखिए 2675 के आसपास आ गया है। 4% के आसपास की कमजोरी अभी दिख रही है। और MCX WTI क्रूड तो $35 $36 के नीचे आ गया, यानी काफी तेज गिरावट अब बढ़ी है। क्या वजह है हिमांशु जी, क्या लग रहा है क्रूड में इतनी गिरावट क्यों आ रही है? गुड इवनिंग विष्णु मोहन जी। वेरी गुड इवनिंग सर। देखिए, इस गिरावट की जो मेन वजह है वो है बेसिकली, जिसकी वजह से यहाँ पर पैनिक सेलिंग ट्रिगर हुआ है। जो मेरा मानना है वो है कि जिस तरह से यूरोपियन देशों ने वापस से प्रतिबंध लगाए हैं, वापस से लॉकडाउन की सिचुएशन में वो लोग जाना शुरू हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो थोड़ा सा एक ऑप्टिमिज्म बना था कि धीरे धीरे आगे आगे चल के डिमांड थोड़ी इंप्रूव हो सकती है, तो वहां पर मुझे लगता है कि डिमांड के फ्रंट पर एक काफी बड़ा झटका फिर से बाजार महसूस कर रहा है कि ये दोबारा से एक बार से हैम्पर कर सकता है डिमांड को। साथ ही साथ विष्णु मोहन जी, ये बात भी एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि अब हम सिर्फ एक हफ्ता दूर हैं लगभग यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से। और हमने देखा है कि तमाम रिस्क के एसेट क्लासेस में, चाहे वो यूएस इक्विटीज हो, चाहे वो ग्लोबल इक्विटीज हो, उन सब में एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग और यहाँ पर वॉलेटिलिटी बढ़ते हुए नजर आ रही है। तो क्रूड ऑयल प्राइसेस में भी मुझे लगता है कि इन दोनों ही वजहों की वजह से यहाँ पर एक सेलिंग देखने को मिली है। साथ ही साथ अगर डॉलर इंडेक्स में भी एक मैं बात करूं, तो जिस हिसाब से वहां पर एक रिकवरी रैली बनते हुए नजर आई है, उसका भी असर मुझे लगता है नेगेटिवली यहाँ पर ऑयल प्राइसेस में बनता हुआ नजर आया है। अब अगर यहाँ से आगे की बात की जाए विष्णु मोहन जी, तो मेरा ऐसा मानना है कि WTI का $35 एक बड़ा क्रूशियल, बहुत अच्छा, बेहद इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था। और बाजार मुझे लगता है कि ग्रेजुअली जिस हिसाब से उस लेवल के नीचे निकल रहा है, यहाँ पर कोई आश्चर्य नहीं होगा कि अगर $2 से $3 की गिरावट और यहाँ पर $32 से $31 तक की गिरावट आने वाले दिनों में देखने को मिले। तो फिलहाल यहाँ पर सेल ऑन राइज की ही स्ट्रेटेजी मुझे लगता है कि अडॉप्ट करके चलना चाहिए। जो रिस्की ट्रेडर्स हैं, हालांकि काफी वॉलेटिलिटी भी देखने को मिल सकती है, बट फिलहाल ऐसा लगता है कि बाजार में यहाँ पर कीमतों पे दबाव बनते हुए नजर आ सकता है। अगर भारतीय बाजारों की बात करें, तो यहाँ पर 2700 एक मल्टीपल टाइम टेस्टेड सपोर्ट था, और बाजार आज उस लेवल के नीचे अभी फिलहाल काम कर रहा है। तो यहाँ पर भी मुझे लगता है कि अभी गिरावट देखने को मिल सकती है। आज और कल के लिए अगर टारगेट्स की बात की जाए, तो यहाँ पर 2640 और 2580, ये तो मुझे लगता है कि इमीडिएट नियर टर्म में सपोर्ट्स हैं। लेकिन जिस वेलोसिटी और जिस इंटेंसिटी से यहाँ पर सेल ऑफ और प्रॉफिट बुकिंग और मुझे लगता है कि शॉर्ट बिल्डअप होते हुए नजर आ रहे हैं, यहाँ पर हो सकता है कि आने वाले दिनों में मेरा ऐसा मानना है कि 2200 2250 तक के लेवल्स भी 1 से 2 हफ्तों में देखने को मिले। तो फिलहाल यहाँ पर मुझे लगता है कि बिकवाली के व्यू के साथ यानी एक बड़ी गिरावट की आशंका जताई जा रही है। अगर जिस तरह से शॉर्ट बिल्डअप हो रहे हैं और जिस वॉल्यूम के साथ गिरावट आ रही है, लग रहा है कि 2200 रुपए, यानी यहाँ से 400-500 रुपए की गिरावट और आ सकती है। राजीव जी, आपका प्राइस आउटलुक क्या है? फंडामेंटल की बात तो हमने कर ली, अब क्या लग रहा है, आपको भी लग रहा है कि इतनी गिरावट आएगी क्या MCX क्रूड में भी? गुड इवनिंग विष्णु मोहन जी। वेरी गुड। मुझे लगता है कि ऑयल में गिरावट आ सकती है। हिमांशु ने बिल्कुल ठीक तरीके से बताया है क्रूड के बारे में। और अगर मैं लंबे नजरिए की बात करूं, तो चार्ट पर कुछ फॉर्मेशन भी इसी तरह का संकेत दे रहे हैं। हालांकि बाजार अभी एक इम्पोर्टेंट दायरे के पास पहुंच गया है जी। अगर बाजार 2620 ये दो लेवल हैं, इसके नीचे अगर सस्टेन करा और क्लोज करा, तो जिस तरह से हिमांशु जी ने बताया कि 2200-2250 आ सकता है भाव, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि उस तरफ की तरफ रेट चले। और उस बीच में बाजार एक बार 2400 के आसपास थोड़ा सा हॉल्ट जरूर ले सकता है। तो मोटा मोटा कहने का नजरिया यह है कि 2600 के स्तर के नीचे अगर बाजार सस्टेन किया, तो 2400 और फिर 2250 के आसपास ये दो लेवल देखने को मिल सकते हैं। बट आज का दिन बहुत ही क्रूशियल है विष्णु जी। देखिए, आज कुछ इंपॉर्टेंट डेटास भी आने हैं। यूएस का एडवांस GDP आना है, जो 6 बजे के आसपास आएगा। और यूरोप की तरफ से भी रेफरेंस रेट आएगा, मॉनेटरी पॉलिसी आएगी। तो इन सब का भी बाजार पर काफी बहुत बड़ा असर आने वाला है। और अगर इंटरेस्ट रेट को लेकर कुछ या उनकी मॉनेटरी पॉलिसी दी गई जिसमें स्टिमुलस का संकेत दिया गया, अगर तो उसमें हो सकता है कि थोड़ा सा गिरावट क्रूड ऑयल का रुक जाए। बट फॉर्मेशन के हिसाब से अल्टीमेटली क्रूड ऑयल का
जो प्राइस फॉर्मेशन है वो ये दिखा रहा है कि बाजार कमजोर हो चुका है। यानी टेक्निकली काफी वीक लग रहा है, लेकिन अगर डेटा कुछ अच्छे आ जाए तब यहां से सपोर्ट ले सकता है, नहीं तो नीचे की तरफ 2400 पहले, और वो भी सपोर्ट टूटा तो 2250 2200 के भी लेवल दिख सकते हैं। चलिए, ये बात हुई क्रूड की, लेकिन अब बात कर लेते हैं गोल्ड डिमांड को लेकर, क्योंकि गोल्ड डिमांड में जिस तरह की गिरावट आई है पीछे थर्ड क्वार्टर में, कैलेंडर ईयर के थर्ड क्वार्टर में भारत में गोल्ड की डिमांड 30% कम हो गई, और ग्लोबली अगर बात करें तो ये 19% कम हुई है। क्या वजह है, ये बताने के लिए हमारे साथ है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के एमडी सोम सुंदरम पीआरपी। सोम सुंदरम साहब, स्वागत है जी बिजनेस पर। बताइए क्या वजह है, क्या सेंस कर रहे हैं आप, क्यों इतनी डिमांड कम हुई है और आगे का आउटलुक क्या लग रहा है आपको? Yeah, 30% down India, 19% down global. Consumer markets, India, China, you look at any market, they have actually had a problem because of lockdown and people being out of job, various reasons. And the price being high was also one of the reasons. Okay. But ETFs, investors in bars and coins and ETFs, have actually come in a big way in quarter 3. Okay. In fact, bars and coins, India में 51% increase. Okay. China में 35% increase. Overall, globe में 49% increase. Okay. Jewelry में सब कम हुआ है. Okay. So, if you look at jewelry, 48% drop in India, but bars and coins 51% growth in the second half. Okay. In the third quarter. Okay. So overall 30% down, but entirely COVID related. ओके, फोर्थ क्वार्टर सर शुरू हो गया है, फेस्टिव डिमांड भी आ रही है, तो अब क्या लग रहा है, यहाँ से अब एक पिकअप की उम्मीद कर रहे हैं क्या गोल्ड डिमांड में? Definitely there will be a pickup. We have seen in third quarter imports 8% increase हुआ है third quarter में. This is in anticipation of demand during festival season. Okay. So we will see a spike in demand, but it will not be as good as last year. ओके ओके, क्योंकि जिस तरह का डेंट अभी पिछले 2 क्वार्टर में हुआ है तो डेफिनेटली उस तरह की डिमांड तो नहीं रहेगी, लेकिन आने वाले जो क्वार्टर्स बचे हुए हैं फोर्थ क्वार्टर में अच्छी रिकवरी की उम्मीद लगाई जा रही है। इसके अलावा अगर जो निवेश मांग है वो काफी बड़े हैं, तो गोल्ड ईटीएफ में किस तरह की बाइंग आ रही है और इस जो अभी करंट क्वार्टर है उसको लेकर क्या सेंस मिल रहा है सर? ETF, if you take ETF, of course India has about 11 or 12 ETFs. Okay. There was an inflow of 4.6 tons in this quarter. Okay. So that is after a very long periods of inactivity. I think ETFs are seeing some investment. Okay. Similarly, China में 13 tons increase हुआ है. 6 new ETFs have come in China. Okay. So there is a lot of activity in Asia on Okay. ETFs. Okay. But big action is in US and Europe. Okay. Where we have seen a total inflow of 1,000 tons in the 9 months this year. ओके ओके, यानी गोल्ड ईटीएफ में एक बड़ी बाइंग आ रही है। और सर ग्लोबली अगर ओवरऑल गोल्ड डिमांड की बात करें तो क्या ग्लोबली वो रिकवरी आएगी? इंडिया में तो चलिए फेस्टिव डिमांड है, लेकिन ग्लोबल लेवल पे क्या उस तरह की रिकवरी की उम्मीद की जाए? क्योंकि वापस से लॉकडाउन शुरू हो चुके हैं यूएस और यूरोप में, नए कोरोना के मामले आ रहे हैं, फिर वही स्थिति जो अप्रैल मई में थी कमोबेश वही स्थिति फिर से लग रही है। तो ऐसे में क्या फोर्थ डिमांड में जो रिकवरी की उम्मीद कर रहे थे क्या वही ग्लोबल लेवल पे उम्मीद करें क्या? Yes, global में again jewelry will have difficulty because India is a big consumer. So India still is not fully out of all the issues. Okay. But China में ऐसा नहीं है. Okay. China has come back in a big way. Okay. And therefore you will see both jewelry and bars and coins in markets like China picking up faster. Okay. Okay. Okay, sir. Thank you so much. Thank you, Som Sundaram PR. Thank you. Thanks for taking your time out for Z Business, sir. तो उनका यही कहना था कि इंडिया और चाइना में जो डिमांड बढ़ेगी वो पूरे ग्लोबल डिमांड को भी पिकअप ऊपर की ओर लेके जा सकती है, यही मोटा मोटा कहना है। और जो गोल्ड डिमांड थी वो भले ही ज्वेलरी और ओवरऑल डिमांड कम रही हो, लेकिन निवेश मांग में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली है। इंडिया में खासकर को थर्ड क्वार्टर में 52% की हमने ग्रोथ निवेश मांग में देखी है गोल्ड डिमांड में। चलिए, तो बात हुई गोल्ड डिमांड की, लेकिन गोल्ड में ट्रेडिंग के लिए आपको आज के लिए क्या करना है? हिमांशु जी, क्या करना चाहिए सोने और चांदी में? चांदी में तो गिरावट अब बढ़ती ही जा रही है क्रूड की तरह। देखिए विष्णु मोहन जी, हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर में बढ़ती हुई नजर आई है। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि शो की शुरुआत से ही पिछले 10 से 15 मिनट में यहाँ पर चांदी में लगभग 600 से 700 रुपए की गिरावट आ गई है।
तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जिस तरह से आज शाम को डेटा है इंपॉर्टेंट, यूएस की तरफ से एडवांस जीडीपी नंबर्स रिलीज होने हैं 6 बजे, तो उससे पहले यहाँ पर थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रखें। क्योंकि अगर मैं गोल्ड की बात करता हूँ तो वहां पर 50,700 50,750 अपर साइड ऑफ द जोन है, जहां पर रिस्क रिवॉर्ड इंट्राडे के लिए फेवरेबल है शॉर्ट जाने के लिए। ओके। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी थोड़ी देर रुकें, और अगर डेटा के बाद कोई उछाल मिलता है तो उन लेवल्स पर यहाँ पर शॉर्ट बनाया जा सकता है। 50,850 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाएं, और मुझे लगता है कि 50,200 50,300 तक की डिक्लाइन वापस देखने को मिल सकती है। नियर टर्म में मेरा ऐसा मानना है कि जिस हिसाब से कल गोल्ड के प्राइसेस में गिरावट देखने को मिली है इंटरनेशनली, वहां पर कहीं ना कहीं 1860 1850 डॉलर के लेवल टेस्ट हो सकते हैं एक रिबाउंड से पहले। और इंडियन मार्केट्स की अगर बात करें तो यहाँ पर भी 50,100 और 49,800 ये दो टारगेट्स मुझे लगता है कि नियर टर्म में 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकते हैं, और उसके बाद वहां पर वापस से खरीदारी लौटती हुई नजर आ सकती है। तो फिलहाल यहाँ पर कोई भी बाउंस मिलता है आज और कल के ट्रेडिंग के लिए तो वहां पर शॉर्ट जाने की सलाह है, बट पोजिशनली लोअर लेवल से मुझे लगता है कि वापस से गोल्ड में खरीदारी लौटते हुए नजर आ सकती है। ओके, यानी पोजिशनली वापस से बाद में खरीदारी लौटेगी, लेकिन अभी कोई भी अगर ऊपर की तरफ मौका मिलता है तो अब बेचकर ही चले इंट्राडे के लिए। और 50,000 टारगेट 50,300 का है आज के लिए। राजीव जी, आपका व्यू क्या, यही व्यू आप सहमत है हिमांशु जी से? विश्व मोहन जी, एग्जैक्टली सेम कॉल है हमारा। अगर 50,650 तक अभी बाजार रिकवर करता है तो वहाँ पर इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं 50,800 के स्टॉप लॉस से जी। 50,400 एक पहला लेवल रहेगा जहाँ थोड़ा सा बाजार सपोर्ट ले रहा है, और 50,400 ब्रेक करेगा तो 50,200 फिर नेक्स्ट टारगेट देखने को मिल सकता है। ओके, यानी और दोनों दर्शकों से एक निवेदन है कि वो पोजीशंस को थोड़ा लाइटर रखें, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट डेटा आने हैं, जैसे यूएस का जीडीपी आना है, प्लस यूरोप का जो मॉनेटरी पॉलिसी आना है वो उसका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा करेंसीज पर और बुलियंस पर। तो थोड़ा सा हल्का ट्रेड रखेंगे तो बेहतर तरीके से पोस्ट डेटा ट्रेड कर पाएंगे फिर। ओके, यानी अपनी पोजीशन कम रखे, कोशिश करे अगर ना डेटा आने के बाद ट्रेड करे, क्योंकि जिस तरह के डेटा आने वाले इसका काफ़ी असर दिखेगा तो मार्केट की चाल बदल भी सकती है। तो बजाय आप इससे साइडलाइन में रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा है कि आप कैश में बने रहें। देखिए, आप ये दोनों कॉस्ट देख लीजिए, दोनों ही जानकार के अभी बेचने की सलाह दी जा रही है। 50,400 का जो टारगेट है वो है राजीव जी का, और हिमांशु जी का टारगेट है 50,300 का। दोनों को लगता है कि ऊपर के लेवल पे बेचना ही चाहिए। एक ने बेचने की सलाह 50,650 पे दी है, हिमांशु जी ने 50,700 पे। राजीव जी, चांदी को लेकर क्या व्यू है आज के लिए? विश्व मोहन जी, चांदी ऑलरेडी आज के रेट में बहुत ज़्यादा गिर चुका है, अब एक महत्वपूर्ण सपोर्ट के आसपास पहुंच गया है। 59,000 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर 59,000 के नीचे सस्टेन करता है तब हम बाजार को फिर फर्दर नीचे स्लाइड होते हुए देखेंगे, और हो सकता है उस स्थिति में बाजार 1,000 से 1,500 पॉइंट्स तक भी नीचे में गिर सकता है। और अदरवाइज अगर ट्रेड स्ट्रैटेजी की बात की जाए तो अगर थोड़ा रिकवरी देखने को मिले पोस्ट डेटा में 60,000 के आसपास अगर भाव आए तो वहां पर शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं 60,400 के स्टॉप लॉस से, और नीचे का हमारा जो टारगेट रहेगा फिर 59,600 और 59,200। ओके, यानी इस स्ट्रैटेजी के साथ आप चांदी में ट्रेड कर सकते हैं। 60,100 रुपये पे आप बेच सकते हैं ऊपर की तरफ, और 59,600 रुपये का टारगेट भी रख सकते हैं। हिमांशु जी, बेस मेटल में आज क्या ट्रेड करना चाहिए? कोई काउंटर पसंद है आज के लिए आपको, इवनिंग के लिए? बिल्कुल विश्व मोहन जी, देखिए बेस मेटल्स में भी जैसा मैंने शुरुआत में कहा शो की कि रिस्कियर एसेट क्लासेस में एक प्रॉफिट बुकिंग का मोड ऑन है। और जिस हिसाब से हमने देखा कि मेटल्स में चाइना की जिस तरह से स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स यहाँ पर डेटा रिलीजेस आए हैं, उसके बाद यहाँ पर एक अच्छी तेजी ऑलरेडी देखने को मिली है। तो अब मुझे लगता है कि डॉलर इंडेक्स में तेजी के चलते इवेंट से पहले यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जिंक में यहाँ पर थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। अभी मुझे लगता है कि 200 रुपये 50 पैसे के आसपास भाव चल रहे हैं, थोड़ा सा वेट करें। 201.50 202 के आसपास यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है 204 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। और मेरा मानना है 198 197 रुपए तक के लेवल्स जिंक में देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ कॉपर में भी मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा साइडवेज कंसोलिडेशन जरूर यहाँ पर बनता हुआ नजर आ सकता है। तो आज के लिए मुझे ऐसा लगता है कि 530 531 के लेवल्स पर अगर कोई रिकवरी मिले तो वहां पर शॉर्ट बनाएं, वहां पर रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा फेवरेबल बनता है। 533.50 534 के ऊपर का एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। और डाउन साइड में मेरा मानना है कि 526 525 के टारगेट यहाँ पर कॉपर में भी देखने को मिल सकते हैं। ओके, यानी
कॉपर और इनकी जो ये कॉल है ये कॉपर पे है और जिंक पे है। कॉपर का उन्होंने टारगेट दिया है 526 का, ये बाई का नहीं सेल का कॉल है, 526 का टारगेट है। और जिंक नवंबर कॉन्ट्रैक्ट है, उसका टारगेट है 198.50 कैसे, माफ कीजिएगा, ये बाई की कॉल नहीं है कॉपर की सेल की कॉल है, 526 रुपए का टारगेट है। सही बोल रहा हूं हिमांशु जी? जी विष्णु जी बिल्कुल, 531 के लेवल पर यहाँ पर बिकवाली की राय है, 526 का टारगेट और 534 रुपए का स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। यानी दोनों नवंबर कॉन्ट्रैक्ट, कॉपर नवंबर और जिंक नवंबर, दोनों को ही बेचकर चलना है। 526 के टारगेट के लिए कॉपर को बेचिए और 198.50 के लिए जिंक नवंबर के काउंटर को आपको बेचना है। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आपको सवाल पूछने का तरीका बता देते हैं। आप हमारे दोनों ही नंबर 02223001634, 02223001635, इन दोनों ही नंबर पर कॉल करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। चलिए पहले कॉलर भी आ गए हैं, कैलाश चंद्र मोदी है सादुलपुर से। कैलाश जी पूछिए, आज के लिए क्या है सवाल आपका? नमस्कार सर। नमस्कार सर, एल्युमिनियम और लेड जितनी बेस मेटल बढ़े थे उस हिसाब से रफ्तार में पकड़े नहीं है। ओके। बढ़े नहीं है तो क्या आप बढ़ेंगे या क्या इनकी क्या पोजीशन लीजिए? आपके पास पोजीशन है या नई पोजीशन बनाना चाहते हैं? नई पोजीशन बनाना चाहते हैं, है नहीं। एल्युमिनियम और लेड में राजीव जी, एल्युमिनियम नवंबर और लेड नवंबर, इन दोनों में आप कोई कॉल देना चाह रहे हैं? फ्रेश पोजीशन है, इनके पास है नहीं अभी कुछ। विष्णु जी मुझे एल्युमिनियम में थोड़ा वीकनेस दिखता है, यहाँ से बाजार 1 से 1.5 रुपया और नीचे फिसल सकता है, तो राय रहेगी कि 150 के आसपास इसमें ये शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रखें 151 रुपया 25 पैसे का और टारगेट रखें 148 रुपया 50 पैसे का। ओके। और लेड में भी हमें लगता है कि बाजार और नीचे में फिसल सकता है। लेड भी 149 रुपये 50 पैसे पे बिकवाली कर सकते हैं, 150 रुपये 50 पैसे के स्टॉप लॉस से 148 रुपये के टारगेट के लिए। ओके, यानी छोटे छोटे टारगेट के लिए आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। नीचे की तरफ 1-1 रुपए का मूव नीचे की तरफ आपको मिल सकता है। अगले कॉलर है यश है मुंबई से। पूछिए क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर जी। नमस्कार, पूछिए। सिल्वर पे सवाल था। हाँ। मैंने ना सिल्वर 859 पे बाई किया है और होल्ड करना चाहिए क्या अभी? 61,830 पे? नहीं 59,830। ओके, 59,830 हिमांशु जी इन्होंने बाई कर रखा है, क्या करना चाहिए? आपने कॉल तो आपने सेल की दी है, क्या इनको होल्ड करना चाहिए? देखिए विष्णु जी, सिल्वर की अगर बात करी जाए तो गोल्ड और सिल्वर में सिल्वर एक ज्यादा वोलेटाइल एसेट क्लास है जैसा हम सब जानते हैं, और जिस हिसाब से यहाँ पर नियर टर्म में सेलिंग प्रेशर है और जिस हिसाब से सिल्वर की पोजीशनिंग है टेक्निकल चार्ट्स पर, मेरा ऐसा मानना है कि नियर टर्म में यहाँ पर सिल्वर में गिरावट गोल्ड के कंपैरेटिवली ज्यादा बढ़ते हुए देखने को नजर आ सकती है। और मेरी इनको सलाह ये रहेगी कि अगर आज शाम के डेटा में इनको कोई उछाल मिलता है लगभग अपने कॉस्ट के आसपास 59,800 के आसपास या 60,000 के आसपास, तो फिलहाल इस पोजीशन से निकले और 2 से 4 ट्रेडिंग सेशन के बाद मुझे ऐसा लगता है कि लगभग 58 से 58,500 के लेवल भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। वहां पर ग्रेजुअली धीरे धीरे अपनी पोजीशन यहाँ पर वापस से री एंटर कर सकते हैं, क्योंकि अभी फिलहाल नियर टर्म में मुझे लगता है कि यहाँ पर सिल्वर में बिकवाली देखने को मिल सकती है। यानी अभी बिकवाली का रुख है, तो कोई भी काफी वॉलेटाइल हो सकता है कि आपकी जो बाइंग लेवल है वहां तक ये दिखे, तो कॉस्ट टू कॉस्ट में ही निकलने की कोशिश करें, रहे नहीं, क्योंकि अभी सेल कॉल ही आ रहे हैं चांदी के ऊपर। अगले कॉलर है गोपाल है। गोपाल जी पूछिए क्या सवाल है? हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार। कपूर जी से सवाल है गुआर सीड और करोड़ पे। तो ये लॉकडाउन फिर से हो रहा है तो गुआर 3200 और करोड़ 800 आ जाएगा सर? ओके, आपके पास कोई पोजीशन है या बनाना चाह रहे हैं? नहीं, हाजिर में गुआर लेना है, 3200 आएगा। ओके, क्या लग रहा है राजीव जी? देखिए थोड़ा कमजोरी तो गुआर सीड में मुझे लग रहा था, वो बाजार 4400 के स्तर से एक सेलिंग लिया है, परंतु 4200 के स्तर पे एक विष्णु जी एक अच्छा सपोर्ट है इसमें। अगर 4200 का लेवल ब्रेक करता है तो मुझे लगता है कि बाजार 4100 और 4000 के बीच में आ सकता है, बट अभी 3200 के स्तर के आने के लिए इसको काफी सारे लेवल्स तोड़ने पड़ेंगे। जैसा कि मैंने एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बताया 3900 और 4000 के बीच पर लेवल है, एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा गुआर सीड में। तो इनफैक्ट अगर 3900 4000 के बीच में आए तो एक अच्छा स्तर है खरीदारी के लिए 3800 के स्टॉप लॉस से, और वापस हम इसको 4200 देख सकते हैं वहां से। और जहां तक क्रूड का सवाल था इनका कि 800 रुपये आएगा नहीं आएगा, देखिए अब काफ़ी सारे मेजर्स तो ओपेक की तरफ से ले लिए गए हैं लास्ट समय में। जिस तरह से क्रूड ऑयल की जो इन्वेंट्रीज का बिल्डअप देखने को मिला था जब लास्ट टाइम भाव गिरे थे क्रूड ऑयल के,
अभी ओपेक की तरफ से काफ़ी आउटपुट कट हो चुका है और उन्होंने ऑलरेडी जो डिमांड आउटलुक है कोरोना कोविड-19 के रहते हुए और आने वाले लॉकडाउन के रहते हुए वो सब कंसीडर करके उन्होंने ऑलरेडी काफ़ी इन्वेंट्रीज मतलब काफ़ी आउटपुट को कंट्रोल किया है। तो मुझे लगता है 800 का दाम तो मुश्किल है आना इस बार, अगर ट्रैवल वगैरह भी रुकता है जिसके चांसेस कम है। मुझे लगता नहीं है कि अब 800 आ जाना चाहिए, बट 2200 2000 तो हमें अभी चार्ट्स पे दिख रहा था। ओके, यानी 2200 तक नीचे के लेवल पे अभी दिख रहा है, लेकिन 800 की उम्मीद अभी नहीं करें। और ग्वार को लेकर है कि 3000 के 3800 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आप 3900 4000 के आसपास एंट्री कर सकते हैं ग्वार सीड में। अगले कॉलर सचिन है। सचिन जी पूछिए क्या सवाल है। हेलो। हाँ सर पूछिए क्या सवाल है। हाँ सर, सुशील कुमार बोल रहा हूँ राजस्थान से। मेरा सवाल ये है कि पहले जवार 41 होगा या 46 होगा? ओके, 41 या 46 पहले। राजीव जी क्या लग रहा है? देखिए हम यहाँ पर गैम्बल नहीं करने बैठे हैं, प्रिडिक्शन नहीं करने बैठे हैं कि 41 होगा या 46 होगा। हम सिर्फ बाजार के रुख को देखकर हम एक प्रोबेबिलिटी आपको बता सकते हैं। जैसा कि बाजार ने अभी 4400 के स्तर के आसपास एक इसमें इम्पोर्टेंट सेलिंग फेस किया है ग्वार सीड ने, तो हो सकता है बाजार अभी एक बार पहले 4100 तक आ जाए 4600 जाने से पहले।